नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की से प्रश्नोत्तरी में। यदि आप कर रहे हैं आरएससीआईटी एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यदि आप आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो या तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरों के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। तो इनमें से देखिए, जैसे आप इंटरनेट चला रहे हो तो उसमें कई वायरस बढ़ जाते हैं, कोई थ्रेट्स अटैक हो जाता है किसी भी प्रकार से जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो अपन उनसे किनके जरिए अपन बचा सकते हैं? नैरो बैंड, वॉइस बैंड, फायरवॉल या ब्रॉडबैंड। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? फायरवॉल के जरिए अपन जो बाहरी अटैक है उनसे बचाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, फायरवॉल एक तरह का सुरक्षा योजना है जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है या फिर आप हार्डवेयर में डिवाइस के जरिए भी वो लगा सकते हैं। जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तब यही फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रही ट्रैफिक को अंदर आने से रोक देता है, उनसे बचा लेता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, VLSI का पूर्ण रूप क्या है? वेरी लॉन्ग सेमी इंस्ट्रक्शन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज एंड स्मॉल इंटीग्रेशन, वेरी लॉन्ग एंड स्मॉल इंटरेक्शन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो VLSI होता क्या है। देखिए, VLSI का इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी बनाने की प्रक्रिया है जिसमें एक सिंगल चिप से हजारों ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो यहां अपनी इसकी फुल फॉर्म होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो आमतौर पर क्या होता है? देखिए, आपका कंप्यूटर चालू तो है लेकिन आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा है, कोई बटन दबा रहे हो, माउस का यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो उसे हमें आमतौर पर क्या कहेंगे? हैंग, डेड, इनसेंसिटिव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम उसे कहेंगे हैंग होना। जब भी अपने कंप्यूटर काम करना बंद हो जाता है, हालांकि लाइट तो होती है, चलता तो है वो, लेकिन हम कोई ऑप्शन यूज में ले रहे हैं, वो अपन यूज में नहीं ले पा रहे, तो उसे हैंग होना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा प्रकार है। तो देखिए, जब भी अपन एक्सेस को ओपन करते हैं तो उसमें जो डेटा का प्रकार है, जो अपने लिखने की प्रक्रिया है, वो किस टाइप की होती है? करेंसी में, टेक्स्ट में, नंबर में या फिर यस नो में? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? टेक्स्ट में होती है। जिस प्रकार वर्ड है उस वर्ड में, या फिर एक्सेल है, एक्सेल में भी अगर टेक्स्ट हो या फिर कोई वैल्यू नंबर डाल रहे हो तो उस हिसाब से अपन चेंज करते हैं उसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप। उसी प्रकार एमएस एक्सेस में होता है। तो एमएस एक्सेस की डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? टेक्स्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल में मान लें कि सेल B1, B2 और B3 में संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मूल्यों की औसत पाने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वल AVG B1 B2 B3, इक्वल काउंट B1 B2 B3 /3, एवरेज B1 B3। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? इन सभी से अपन ने इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज की शॉर्ट फॉर्म ही AVG होती है। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीकी है? इनमें से कौन सी सबसे अधिक गति की संचार तकनीकी है? तो वह है 4G LTE, 4G WiMAX, 4G HSPA+ या फिर 3G। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है 4G LTE। तो LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक
होते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डार्क चार्ट, लाइट चार्ट। तो लाइन चार्ट में क्या होता है? लाइनें होती हैं। तो अपने इसका सही आंसर है पाई चार्ट। पाई चार्ट में देखिए एक ही चार्ट में, एक ही डिजाइन में सारे के सारे अपने शो कर देता है जितने भी आपकी वैल्यू होती है, कुछ इस प्रकार से पाई चार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण है? एमएस डोस, गूगल क्रोम, लिनक्स, गूगल एंड्रॉइड। देखिए ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन गलत है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश से बचाता है, यह प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से शॉर्ट कर देता है, यह जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी बनाता है क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें अपना सही आंसर क्या है? यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को बचाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जा सकता? जब भी अपन कोई एमएस वर्ड मान लेते हैं, एमएस वर्ड या फिर कोई भी किसी भी एमएस एक्सेल मान लेते हैं, एमएस पावर पॉइंट मान लेते हैं, इनमें जब भी अपन फाइल सेव करते हैं तो इनमें से किसको यूज नहीं कर सकते? अल्फा न्यूमेरिक, स्पेस कैरेक्टर, या फिर डॉट, या फिर पर्सन चिन्ह। तो इनमें से अपन क्वेश्चन मार्क यूज में नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट की। देखिए जब भी अपन कोई फाइल है उसको डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वह फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। यदि आप चाहते हैं रिसाइकल बिन से भी हट जाए तो उस फाइल को किस प्रकार डिलीट करेंगे? तो हम करेंगे शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे, तब वो फाइल पूर्ण रूप से डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? देखिए जैसे आप अपने डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो तो अलग अलग विंडो आप ओपन करना चाहते हो एक साथ, जिस प्रकार अपने मोबाइल के अंदर 2 स्क्रीन चलाते हैं एक साथ, उसी प्रकार अपन कंप्यूटर के अंदर भी 4 विंडो चला सकते हैं एक साथ। तो वो किस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, असिस्ट, स्क्रीन असिस्ट, प्रिंट स्क्रीन असिस्ट, या फिर स्नैप असिस्ट। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे ये एक पर तो आप काम कर रहे हो और उसके साथ 3 और ओपन रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ प्रदर्शित करता है, शीर्ष और बुलेट, सिर्फ वह कौन सा ऑप्शन है जो शीर्ष और बुलेट ही प्रदर्शित करता है? तो अपना इसका सही आंसर है आउटलाइन व्यू। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल में डैश पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है, इनमें से प्रतिच्छेदन कौन करता है? वह करती है पाइवट टेबल। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, नंबर पैड को दिशा प्रदान करने वाले तीर की तरह प्रयुक्त करने हेतु आप किस कुंजी को दबाएंगे? तो देखिए जो अपने न्यूमेरिक की होती है उनकी जगह आपको अगर एरो की इस्तेमाल लेनी है तो किस की का यूज करेंगे? तो हम करेंगे नम की का। जैसे ही हम नम की यूज करेंगे तो वो नंबर जो पैड है वो तो बंद हो जाएगा, उसकी जगह एरो की तरह अपन यूज में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है? कौन से सॉफ्टवेयर को अपन एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं? तो वह जानते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर क्लिक कर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करेंगे? देखिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट किस टैब में होते हैं? तो वह होते हैं होम टैब के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? तो वह होती है पोर्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने किसी प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड में समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे?
तो हम करेंगे डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन का, डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन का। पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दर से प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को दर्शाते हैं। तो किनके जरिए दर्शाया जाता है? वह दर्शाया जाता है स्पार्क लाइन के जरिए। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में संबंधित डाटा के सेट को कहा जाता है रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, तो वह है हेडर एंड फुटर। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। तो फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है, यह आपको केवल उस डाटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पे आप काम करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या होगा? आपका सिस्टम हैकर और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डैश प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है, तो वह कौन करता है? वह करता है एसएमटीपी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान जहां ईमेल को रखा जाता है इनबॉक्स। आगे बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेस 2010 में इंडेक्सेस क्यों बनाया जाता है? तो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है? तो वह जाना जाता है एमएस आउटलुक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ डैश द्वारा साझा कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ और ईमेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है? बिट्स पर सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर में डैश पर वांछित संसाधनों का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें, तो वह है एड्रेस बार। तो साथियों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।